लोकसभा चुनाव के घोषणा के साथ ही विभिन्न पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में झारखंड की एक पार्टी है JBKSS, उस पार्टी से भी कई उम्मीदवारों के नाम जो है वो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। हमारे साथ पार्टी के मोतीलाल हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मोती, बहुत दिन से जो है ये खबरें आ रही थी कि आप लोग चुनाव में उतर सकते हैं, उम्मीदवार दे सकते हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र से क्या उम्मीदवार देने वाले हैं और झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र हैं, उन सभी लोकसभा क्षेत्र से क्या हमें उम्मीदवार देखने को मिलेगा? क्योंकि गिरिडीह से एक नाम जो है वो सामने आ गया है, वो है जयराम का, और बाकी लोकसभा क्षेत्र है उसमें क्या होगा? देखिए, आपने एक ही बार में 3 सवाल किया है। मैं बारी बारी से सबका उत्तर दे रहा हूँ। पहला सवाल आपने किया है कि रांची लोकसभा का क्या होगा। तो रांची लोकसभा की तैयारी चल रही है, रायशुमारी चल रही है, बहुत जल्दी इसमें नाम घोषणा मिलेगा, नाम आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। दूसरा सवाल आपने किया कि और लोकसभा का क्या होगा, तो आपको बता देना चाहते हैं कि कोडरमा लोकसभा से हम लोग मनोज यादव के नाम की घोषणा कर चुके हैं। हजारीबाग लोकसभा से हम लोग संजय मेहता की घोषणा कर चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम से हम लोग दामोदर हांसदा के नाम की घोषणा कर चुके हैं। आपका दामोदर हांसदा, इसके बाद आपका चतरा लोकसभा से हम लोग वो दीपक गुप्ता के नाम की घोषणा कर चुके हैं। बाकी जो लोकसभा बचे हैं, जैसे धनबाद बचे हैं, गिरिडीह बचे हैं, रांची बचे हैं, इन लोकसभाओं में कि 14 लोकसभा पे रहेगा, 14 लोकसभा पे नहीं रहेगी। देखिए, जहाँ तक हमारी आंदोलन की जनाधार जहाँ तक पहुँची है, हमारी विचारधारा जहाँ तक पहुँची है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उतना ही क्षेत्रों पे हम लोग ये करें। बाकी बात की बातें जब अगला नेक्स्ट चुनाव आएगा तब हम लोग 14 लोकसभा में उतरेंगे, पर अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि 6-7 लोकसभा में हम लोग उतर रहे हैं। जहाँ तक गिरिडीह की बात रही, तो गिरिडीह में हम लोग लगभग 90% फाइनल हो चुका है। कल औपचारिक घोषणा होना बाकी है, टाइगर जयराम मातो वहाँ से उतरेंगे। ठीक है, धनबाद लोकसभा और रांची लोकसभा की हम जहाँ तक बात करें तो धनबाद में हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक इंडिया गठबंधन किसको दे रही है, उसके बाद हम लोग घोषणा करेंगे। तीसरा बात रहा रांची लोकसभा की, तो रांची लोकसभा में लगभग तय हो चुकी है। हो सकता है कुछ उलटफेर भी हो सकती है, पर रांची लोकसभा में भी हम लोग बहुत जल्दी कैंडिडेट देने वाले हैं। तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका होगा। अच्छा, ये बताइए, रांची में भाजपा और कांग्रेस गढ़ रहा है, तीसरा ऑप्शन जो है, मैं क्योंकि लोगों के बीच जाता रहता हूँ, लोगों से बात करने की कोशिश भी करता हूँ कि क्या तीसरा ऑप्शन है, तीसरा विकल्प है पार्टी के रूप में, तो उनका कहना है कि नहीं, तीसरा विकल्प के रूप में नहीं देखते हैं, कोई पार्टी नहीं, बीजेपी या फिर कांग्रेस ये ऑप्शन देख। क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग तीसरा विकल्प दे पाएंगे कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के अलावा? देखिए, अगर हम तीसरा विकल्प नहीं होते तो हमारे साथ इतना जनाधार नहीं होती। रांची की हम बात कर रहे हैं। रांची में आप देखिए, हम लोगों ने पहला सभा और मांझी में किया था, और मांझी में देखिए कैसा व्यापक भीड़ थी। आप भी रिपोर्टिंग करने गए थे, फिर कांके में किए, फिर रांची लोकसभा के अंतर्गत आपका आता है टाटी सिलवे में किए, हम लोग का सिल्ली में आता है, सिल्ली, सोनाहातू, मांडर, और उसके बाद तमाड़, आपका इधर इचागढ़ वगैरह सब जगह टोटल सभा किए हैं, और टोटल सभाओं में वही जन समर्थन मिला है, वही व्यापक जन समर्थन मिला है जितना सब जगह से मिला है। तो इससे साबित होता है कि हम लोग ज़रूर यहाँ थर्ड मोर्चा, हम ये हार जीत क्या होगा हम नहीं कहते कि हम ही जीत जाएंगे चाहे हम एक हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहते, लेकिन ऐसा नहीं कि हम थर्ड मोर्चा बन के नहीं आएंगे, हम पार्टियों को टक्कर नहीं देंगे, ये कहना भूल होगी, क्योंकि पार्टी को टक्कर देने के लिए हम लोग तैयार हैं पूरी तरह से। गिरिडीह सीट पे जयराम कुर्मी हो गए, CP चौधरी यानी चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू से वो भी कुर्मी हो गए, मथुरा प्रसाद महतो जो कि इंडी गठबंधन की ओर से प्रत्याशी है, कल ही नाम की घोषणा हुई है, वो भी कुर्मी हो गए। तो इन 3 कुर्मियों के साथ जो है एक देखने को हम लोगों को टक्कर जो है वो कह सकते हैं मिलेगा। तो 3 कुर्मियों में से किसको चुने, चुनाव किसका होना चाहिए? देखिए, हर चीज़ का एक समय सीमा होता है। मथुरा महतो जी का अपना समय सीमा था, चंद्र प्रकाश चौधरी का अपना एक समय सीमा है, वो एक तरह से बीता हुआ कल होने जा रहे हैं। ठीक है, तो कल का नहीं, लोग हमेशा भविष्य को देखते हैं, और भविष्य अभी किस में दिख रहा है आपको पता ही है। भविष्य आप लोग को किस में दिख रहा है, आप लोग बता दीजिए। जनता जान रही कि भविष्य हमारा किस में है और किसने हमारे भविष्य की बात कर रहा है, और इसको जांचने के लिए, इसको परखने के लिए हम लोग ने देखा कि हम लोग कितना पानी में, हमारी पार्टी कितना पानी में, इसको जांचने के लिए, इसको परखने के लिए जब हम लोग चुनावी दौरा का शुरुआत किए, जब गिरिडीह लोकसभा के दौरा की शुरुआत किए जनवरी के माह में कि हम लोग कितना पानी में है, तो हम लोगों ने सबसे सुदूर इलाका को ढूंढा, मोस्ट नक्सल इन्फेक्टेड एरिया ऑफ झारखंड, पीरटाण के क्षेत्र को चुना, जहां विनोद बाबू और शिबू सोरेन का भी आंदोलन की, झारखंड के आंदोलन की नींव रखे थे, उसको
चुना। जहाँ ऐसा बोला जाता है कि उस पारसनाथ के जंगल के पीछे, उस तराई के जंगल के पीछे कभी कभी सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, वहाँ तो नेटवर्क नहीं था। तो हम लोग सोचे कि नेटवर्क जहाँ नहीं रहता, जहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ हमारी विचारधारा पहुँची है कि नहीं। अगर यहाँ हमारी विचारधारा पहुँची होगी तो हम जीत एकदम सुनिश्चित हो जाएगा। तो हम लोगों ने अपनी जो ये पंचायत जनसंपर्क यात्रा जो शुरुआत किया, हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत किया। और विश्वास कीजिएगा, जनवरी के महीने में हम लोग 9 बजे शुरुआत करते थे और 9 बजे से 11 बजे रात तक महिलाएं, पूरा व्यापक ठंड में महिला, बूढ़ा, बुजुर्ग सब हम लोग का सुनने के लिए इंतज़ार करते रहते थे। तो इससे हम लोग को एक अनुभव हुआ कि नहीं, हम लोग जो हैं अपनी विचारधारा को पहुंचाने में सफल रहे हैं और ये विचारधारा कहीं ना कहीं वोट में तब्दील हो गई। जो आपको सुनने के लिए 10 बजे तक, 11 बजे रात तक ठंड, पूरे भरपूर ठंड में इंतजार कर सकता है, वो वोट कैसे नहीं करेगा, आप सोच के देखिए। उसके बाद में भी उसका लाइट का खर्च, जनरेटर का खर्च, जितना भी खर्च होता था उसको वो लोग खुद वहन करते थे। इससे साबित होता है कि हम लोग पूरी तरह से अपनी विचारधारा को उन लोग तक पहुँचाने में सफल रहे हैं। और हम लोगों ने कुछ नहीं कहा कि आपको जिसको वोट करना है वोट कीजिए, लेकिन हम लोगों ने एक ही बात कहा कि दारू, मुर्गा, पेट्रोल, धोती, लुंगी, साड़ी में वोट नहीं कीजिएगा, बस इतना का। और सभी ने हुंकार भरा, एक स्वर में कहा कि जिसको वोट करना रहे करेंगे, और किसी को क्यों करेंगे, आप ही लोग को करेंगे, किसी को क्यों करना। बारी बारी तो हमने सबको देखा, सभी पार्टियों को देखा, अब इस बार आप लोग को मौका दे के देते। उसके बाद जब वहाँ ख़त्म हुआ तो हम लोग शहर की ओर, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो बॉर्डर का इलाका पड़ता है उधर विचारधारा नहीं पहुँची है। तो हमारा गिरिडीह का क्षेत्र भी पड़ता है, गिरिडीह लोकसभा में। तो हम लोगों ने फिर दूसरा टर्म में हम लोग गिरिडीह शहरी क्षेत्र में, वहाँ पर हम लोग को व्यापक जन समर्थन मिला। उसके बाद फिर एक सुदूर इलाका टुंडी के क्षेत्र में चले गए, टुंडी के क्षेत्र में चले गए और टुंडी में भी हम लोग को व्यापक जन समर्थन मिला। फिर उसके बाद हम लोग आ गए गोमिया, जहाँ झुमरा पहाड़, कभी उसको भी मोस्ट नक्सल इन्फेक्टेड एरिया ऑफ झारखंड कहा जाता था, सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र। यानी गिरिडीह लोकसभा जो है पारसनाथ के तराई से शुरू होता है और झुमरा के पहाड़ के तराई पर ख़त्म होता है। ये दोनों पहाड़ों के बीच का दूरी जो है, और दोनों के बीच में ये नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ का इलाका सुदूरवर्ती है तो दोनों छोर को छूते हैं, और दोनों छोर में जब छूते गए तो दोनों छोर में हम लोग को व्यापक जन समर्थन, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में जाके देख सकते हैं, या फिर विभिन्न न्यूज़ चैनलों में देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग को जन समर्थन मिल रहा है। इससे साबित होता है कि हमें, और उसके बाद वोट में कन्वर्ट होना, दोनों में फ़र्क होता है। वो तो सोशल मीडिया में है, बहुत सारे लोग जो है आ जाते हैं, देखते हैं, उसको वोट में कन्वर्ट करना ये बड़ी चुनौती है ना। देखिए, एक पार्टी होता है जो पैसे दे के बुलाती है, उसको वोट करने में, कन्वर्ट करने में परेशानी होती है, लेकिन जो भावना से आती है ना, वो वोट भी करेगी, इसका गारंटी हम दे सकते हैं। क्योंकि ये भावना की है, ये भावना से लोग आ रहे हैं, ना कि दारू दे के, ना कि पेट्रोल दे के, ना कि पैसा दे के आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि चंद्र प्रकाश चौधरी कैसे उम्मीदवार है, कितना टक्कर देखेंगे? देखिए, हम पूर्व सांसद रह चुके हैं, अभी ये मौजूदा सांसद वही हैं। हम कभी भी दूसरे की आलोचना और दूसरे की बुराई करके हम लोग अपना कितना काम कर रहे हैं हम वो बताना चाहते हैं। हम लोग जो कर रहे हैं वो बताना चाहते हैं, हम उनके क्यों करें, वो अपना काम कर रहे हैं, प्रत्याशी हैं। आखिर एग्ज़ाम होता है कोई भी चीज़ का, चाहे जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, तो एक ही अभ्यर्थी तो नहीं बैठता एग्ज़ाम में, बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं। तो हम ही 7वां जेपीएससी की तैयारी करते हैं, हम ही 7वां जेपीएससी लिख रहे थे, तो हम अपना तैयारी को देख रहे थे ना, अपना तैयारी कर रहे थे कि हम 24 घंटा में कितना घंटा अपने को दे सकते हैं, कितना तैयारी कर सकते हैं। हम दूसरा को क्यों देखें, हम जितना ज़बरदस्त तैयारी करेंगे उतना जीत हासिल होगा। बस हम लोग ये भी होता है ना कि अपने जो विपक्ष है उसको जानना, उसको जानना तय है। तो उसको हम लोग जान चुके हैं कि कितना मजबूत स्थिति में हम लोग परख चुके हैं, हम लोग सर्वे करा चुके हैं, तो हम लोग को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, इसलिए हम लोग अपना मजबूत करने में लगे हुए हैं। और बहुत मजबूत, तो इतना मजबूत है कि समझ लीजिए 80% चांसेस रखिए कि रिजल्ट हमारे तरफ आता है। मथुरा प्रसाद महतो, वो तो एक बीता हुआ कल हो चुके हैं दोनों के दोनों, बस इतना ही कहेंगे। और भविष्य जो है हमारा टाइगर जयराम महतो ही। अच्छा, ये बताइए, मनोज यादव जो है कोडरमा से खड़े हुए हैं, अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और अभी हजारीबाग से जेपी भाई पटेल भी जो है कांग्रेस में शामिल हुए और उसके बाद पार्टी से टिकट भी मिल गया। तो इन तीनों में भी वही सेम सवाल रहेगा जो कि गिरिडीह से जुड़ा हुआ सवाल था, तीनों में कौन बेहतर है? क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री है और जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि केंद्र से जुड़ा हुआ लोग जो है उनके साथ रहे। कोई बेहतर नहीं है। एक लोग जो है ना व्यक्तिवादी हो चुके हैं, महत्वाकांक्षी हो चुके हैं, इनको कोई मतलब नहीं जनता से, जनता का कोई सरोकार नहीं इन लोग को। केवल अपना कैसे सत्ता बचाया जा सकता है, कैसे अपना सत्ता को बचाकर कैसे अपने पूंजी को बढ़ाया जा सकता है, अपना पूंजीवादी कैसे बनाया जा सकता है, कैसे धन संपदा को बढ़ाया जा सकता है, कैसे पावर में रहा जा सकता है, बस इतना ही मतलब है। किसके संदर्भ में? सभी के संदर्भ में है। जितने तीनों के बारे में पूछे, तीनों के संदर्भ में यही बातें हैं। नहीं तो एक तो आपके पार्टी के है ना। हाँ, कौन से? मनोज यादव।
तो नहीं, मनोज यादव की छोड़ के हम बात कर रहे हैं, वो तो कभी सत्ता में रहे ही नहीं है। हम जो अन्नपूर्णा देवी की बात आप कहें, आप जो इनकी जेपी भाई पटेल की बात कहें, हम उनके बारे में कर रहे हैं। मनोज यादव कब सत्ता में रहे हैं? वो तो सत्ता में रहे नहीं। तीनों बोला इसलिए नहीं, मैंने नहीं, वो तो आप शामिल कर दिए। हम सोचे वो एक मनोज यादव वो भी है जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, है ना, वो उनके, हम सोचे उनके बारे में आप कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो मनोज यादव कैसे प्रत्याशी रहेंगे? काफ़ी, क्योंकि सक्रिय छात्र नेता रहे हैं, बहुत जगह पर अग्रणी भूमिका निभा चुके हैं, कई जगह मुखरता से जो है सवालों को रखते रहे हैं, जो जितने भी छात्र हैं, तो कितने बड़े जो है उम्मीदवार हो सकते हैं इन दोनों के अगेंस्ट? देखिए, जनता को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि मनोज यादव जो एक संघर्षशील छात्र नेता रहे, और जितने भी छात्रों के मुद्दे हुए हैं, चाहे आंगनबाड़ी सेविका के बात उठाना हो, चाहे पारा टीचर की बात उठाना हो, चाहे 6ठी 7वीं के जेपीएससी की बात जो धांधली हो उसकी बात उठाना हो, चाहे जेसीसी की मामले हो, सभी में उन्होंने प्रमुख तरीके से, प्रखर तरीके से अपनी बातों को उठाया, यहाँ तक कि जेल भी गए हैं, और एक नामी गिरामी चेहरा भी हैं, आंदोलनकारी भी हैं, लड़े भी हैं, जेल भी गए हैं। तो ये जितने भी, हम कहेंगे कि जितने भी कोडरमा लोकसभा के लोग हैं, जनता हैं, अगर हमारी बातें आप लोग तक पहुंचती है तो हम कहेंगे कि एक बार इनको मौका देना चाहिए कि जो सड़क पर आवाज़ उठा सकता है, अगर उसको पावर दीजिएगा तो सदन पे भी बातें रख सकता है। जो धांधली होगा, जो करप्शन होगा, जो मुद्दे को जब सड़क पर रख सकते हैं तो बंदा जाके सदन पे भी रख सकता है। तो हम कहेंगे कि सभी पार्टियों को आप लोगों ने बारी बारी से देखा है, सभी जो उतर रहे प्रत्याशी उनको बारी बारी से देखा है, सब एक ही काम करते हैं, केवल अपना सत्ता पाते हैं और सत्ता के में इतना महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, इतना मुग्ध हो जाते हैं तो कि उसको जनता का जो दर्द है, दुख है, पीड़ा है, वो दिखता ही नहीं है। इस पर मनोज यादव ने सभी छात्रों के दुख को, पीड़ा को, जनता की दुख को, दर्द को समझा है, चाहे किसी का भी आंदोलन हो। तो हम कहते हैं कि एक अच्छा प्रत्याशी हैं और आने वाले भविष्य में अच्छा नेता भी हैं, होंगे, तो आप उसको चुनने का काम कीजिए, उनको वोट देने का काम कीजिए, यही कहेंगे। विनोद सिंह, देखिए, विनोद सिंह के बारे में, वो छात्रों की बात तो सड़क से लेकर सदन तक रखते रहे हैं और कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं रहा, बगोदर के विधायक भी हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की आरोप तो कोई भी दूध का धुला नहीं है। आप शायद उसका ग्राउंड रिपोर्ट नहीं किए हैं या गए नहीं है। मेरा क्षेत्र जो है विधानसभा से सटा हुआ मिलता है, हमको उसके भी क्षेत्र में कोई विकास का कार्य तो ऐसा दिखता नहीं है। क्या है कि बगोदर में बहुत अच्छा विकास, अच्छा शिक्षा की व्यवस्था है? नहीं है। आज भी बदहाली की स्थिति में बगोदर की विधानसभा है। आज भी आपका स्वास्थ्य की स्थिति एकदम चरमरा, स्वास्थ्य की स्थिति जो है चरमराई हुई है। आज कहा जाता है पूरा झारखंड में, अगर पलायन की बात करें, पलायन की, और खास करके विदेशों में टावर लाइन में, तो सबसे ज़्यादा पलायन जो किया है बगोदर विधान से सभी से ज़्यादा किया है। तो उन्होंने रोज़गार के लिए क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, तो कैसे नहीं कहेंगे आप एक विधायक हैं, आप तो कुछ कर सकते थे उन लोगों के लिए, लेकिन क्या किए? सबसे ज़्यादा बगोदर के इतिहास में देखिएगा, आप कभी बगोदर विजिट कीजिएगा, सबसे ज़्यादा पलायन वहाँ है। और आज बगोदर के क्षेत्र में, बगोदर विधानसभा के क्षेत्र में हर सप्ताह आपको एक विदेशों से लाश मिलेगा, टावर लाइन से लाश मिलेगा, और विभिन्न राज्यों से लाश आता है बगोदर के क्षेत्र में। खास करके सबसे ज़्यादा पलायन का दर्द अगर किसी ने पूरे झारखंड में झेल रहा है तो बगोदर का क्षेत्र झेल रहा है। हर गांव से नहीं, हर घर से वहाँ का 1 या 2 बंदा विदेशों में चला गया है, सऊदी अरब, कतर, मलेशिया चला गया है। आप उठा के देख लीजिएगा। तो ये विनोद सिंह का कर्तव्य बनता था कि पलायन को कैसे रोक सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दिला सकते हैं। ये उन पे विधायक रहे हैं वो, और उनके पहले भी उनके पिताजी विधायक रहे हैं। तो क्या अच्छे उम्मीदवार साबित नहीं होंगे? नहीं हुए इतना साल का कार्यकाल लोकसभा के लिए खड़े हुए, तो अच्छे उम्मीदवार साबित नहीं होंगे। देखिए, हमने जो बातें कहना था वो मैंने कह दिया। आप जनता को तय करना है कि वो अच्छा उम्मीदवार हैं कि नहीं। आप किसी भी आंकड़े को उठा के देख लीजिए, उसी की विधानसभा से उठा के देख लीजिए ना। अगर इन सब चीज़ों में जिनमें हमने बात किया, अगर अच्छा होगा तो आप वोट कीजिए, अगर नहीं अच्छा होगा तो आपके लिए मनोज यादव अच्छा प्रत्याशी होंगे, इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा, अभी धनबाद सीट पर काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है। अभी इंडी गठबंधन ने जो है अपना प्रत्याशी नहीं दिया है। डुल्लू महतो बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से है, और घोषणा के साथ ही विरोध शुरू हो गया था। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, धनबाद एक बाहरियों का गढ़ रहा है 35-36 सालों से, लगातार एक बाहरी कैंडिडेट को, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, कोई भी कहीं आके चुनाव लड़ सकता है। लेकिन झारखंड का कोई भी लोग, आप बता दीजिए कि कहीं भी किसी अन्य राज्यों में जाके एक मुखिया भी बना होगा, वार्ड सदस्य बना हो, सबसे पहले तवज्जो यहाँ झारखंड के लोगों को मिलना चाहिए। तो क्या हुआ है ना कि एक स्थानीय को टिकट मिलने के कारण क्या हो गया कि बाहर के लोगों के लिए ये चुनौती हो गया है। तो उनका विरोध, और कोई बाहर के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, एक समाज के लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। बाकी
ऐसा नहीं है कि उसके वो एक स्थानीय उतरे हैं तो वहाँ हम लोग कैंडिडेट नहीं देंगे। धनबाद में भी बहुत जल्दी हम लोग कैंडिडेट की घोषणा करने जा रहे हैं। तो आपकी बात तो लग रहा है इसे समर्थन कर रहे हैं आप ढुल्लू महतो का। नहीं, हम लोग खुद कैंडिडेट देने जा रहे हैं। कैंडिडेट नहीं देंगे तब आप कह सकते हैं कि समर्थन कर रहे हैं। पर हम लोग ने देखिए, ऐसा नहीं है कि ढुल्लू महतो है जो बहुत अच्छे लीडर है, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी बीजेपी के साथ में रह के पूरा मलाई खाया है, पूरा खूब मलाई खाए हैं। और मलाई खाए हैं साथ साथ में जब 1985 का जब नीति और पॉलिसी पास हो रहा था तब भी ये विधायक में थे और इन्होंने एक जरा सा भी विरोध नहीं किया, तो हम कैसे कहेंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये भी महत्वाकांक्षी है, ये भी व्यक्तिवादी हैं। हमेशा नहीं कह रहे कि ये दूध के धुले हुए से, नहीं, जो है गलत है उसका हम लोग विरोध करेंगे, चाहे कोई रहे, स्थानीय रहे चाहे बाहरी रहे। सरी राय को कैसे नेता मानते हैं? सरी राय तो काफ़ी विरोध कर रहे थे, बोल रहे 50 मुकदमा है, चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर नेता को अगर हाँ मुकदमा संगीन होते हैं, कुछ अपराध भी होते हैं, कुछ ढुल्लू महतो पे संगीन अपराध भी है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे मुकदमे फॉल्स भी होते हैं। जैसे आप मान लीजिए मोतीलाल महतो पर 9 को केस है, जयराम महतो पर 12 को केस है, तो क्या सही है? हम लोग विधानसभा घेराव करने आए, केस कर दिया, अब क्या लगा दिया, हाफ मर्डर का धारा लगा दिया, वो सरकारी काम में बाधा डालने का, ऐसे 9 धाराएँ लगा दिया। तो इसमें सच्चाई है क्या? हम लोग दागी हैं? नहीं, आप देखिए शुरू से देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हम किसके लिए लड़ रहे थे, अपने लड़ रहे थे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे, लेकिन केस लाद दिया है। तो बहुत सारे केस होते हैं जो सच भी होते हैं, बहुत सारे केस जो होते हैं झूठ होते हैं, तो उन पे कुछ केस सच भी है, कुछ केस झूठ भी हो सकते हैं। अगर सरी राय बतौर उम्मीदवार धनबाद से खड़े होते हैं तो क्या आंकड़ा क्या बैठेगा? त्रिकोणीय होगा या फिर सिर्फ कांग्रेस वर्सेस ये हो जाएगा, सरी राय या फिर बीजेपी? देखिए, भविष्य को भविष्यवाणी तो भविष्य पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम भविष्यवेता तो है नहीं, एस्ट्रोलॉजर भी नहीं है, तो हम भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। पर एक एथी के मुताबिक अगर हम लोग देते हैं तो जिस तरह से हमारा धनबाद में आग लगा है, क्योंकि ये आंदोलन की शुरुआत भी बोकारो धनबाद से ही हुआ था, तो अगर हम लोग देते हैं तो ये सीधे मुकाबला 50 में दोनों रहेंगे और 50 में हम लोग रहेंगे। आखिरी सवाल, 14 में से कितना सीट? किसका? आप लोग का। फिर हम वही भविष्य वाली बात कर दिए कि 14 में कितना सीट। तो दावेदारी होनी चाहिए ना, कुछ तो देखिए, हम लोग तो होना। पहली बात तो हम लोग 14 में उतार नहीं रहे हैं, फिर भी तो आंकड़ा तो उसी से गिनेंगे ना। 14 में उतार नहीं रहे हैं, हम लोग 7 में उतार रहे हैं। और जिस तरह से हमारा 7 में से कितना? 7 में से भविष्यवाणी तो नहीं करते, फिर भी अनुमान के मुताबिक 2 या 3, क्योंकि आप लोग सर्वे किए हुए हैं। हाँ, सर्वे के मुताबिक लोगों से मिले हैं, जन तक गए। ये सवाल आप अच्छा किए कि सर्वे के मुताबिक, भविष्यवाणी के मुताबिक नहीं, सर्वे के मुताबिक 2 या 3। कौन? नहीं, वो तो नहीं बता सकते, लेकिन 2 या 3 रांची होगा या नहीं? देखिए, आप वो सवाल तो फिर भविष्यवाणी वाली बात कर दिए। सर्वे के आधार पर हम बता सकते हैं, हाँ हो सकता है। चलो, सर्वे के आधार पर बता रहे हैं कि 7 लोकसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं और उन लोकसभा क्षेत्र में से 2 या 3 लोकसभा क्षेत्र में ये जीत सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, चुनाव के रिजल्ट आते तब क्या कुछ होता है। लेकिन रांची से अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और आने वाले समय में रांची के प्रत्याशी को लेकर भी घोषणा हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो JBKSS एक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आया है, वो इस लोकसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी जो है वो ठोकता हुआ नजर आएगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची।